ये स्टडी कर चुके हैं। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सिमिलर चार्जेस दो बॉडी के पास हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं अपोजिट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर चार्जेस हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। नाउ फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। अगर फोर्स लगता है तो कितना फोर्स लगता है, दैट वी वुड लाइक टू नो। और ये कैलकुलेशन करने के लिए कूलम ने सबसे पहले लॉ बनाया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। दैट लॉ इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स लगेगा ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हर पार्टिकल के पास कितना कितना चार्ज है। इफ इन केस देयर आर टू पार्टिकल्स and one is having charge q1, other is having charge q2, then this will apply force on it and this will apply force on it. दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ओके, ये जो फोर्स है, फोर्स दिस इज प्रोपोर्शनेट टू q1, दिस इज प्रोपोर्शनेट टू q2। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन हम लेंगे, q1 प्लस q2 या q1 मल्टीप्लाइड बाई q2। तो वो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू, q1 मल्टीप्लाइड बाई q2। एंड दिस इज वेरी लॉजिकल। अगर आप q2 को 2 टाइम्स कर देंगे फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे फोर्स 3 टाइम्स हो जाएगा, और इसको 2 और इसको 3 करेंगे तो 2 and 3 तो फोर्स 5 टाइम्स नहीं होगा, 6 टाइम्स होगा। तो 6 हमको कब मिलता है, when 2 is multiplied by 3, not 2 plus 3। तो force is proportionate to q1 multiplied by q2. This was force। And other thing he said that the distance between the two, ये जो linear distance है, अगर ये distance r है तो ये force इस r के square के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द आर। दिस वी कॉल इनवर्स स्क्वायर लॉ। एनी effect which is inversely proportional to the square of the distance is following inverse square law. Okay. He was greatly influenced by Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation हमने क्या पढ़ा था, एक बॉडी के पास मास m1 है, एक के पास m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनका फोर्स कितना होता है, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इन्होंने भी वैसा ही बनाया, q1 मल्टीप्लाइड बाय q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, इन दोनों को कंबाइन किया तो कंबाइन करके क्या मिला, F इज प्रोपोर्शनेट टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू दिस। नाउ फोर्स हैज गॉट ए डायरेक्शन, सो इट वाज वेरी नेसेसरी दैट फोर्स शुड नॉट हैव मेनी डायरेक्शंस। इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट इसमें यह था that this force is for point charges, for point charges। यानी जो बॉडी हम ले रहे हैं उस बॉडी का साइज कितना होना चाहिए, 0 पॉइंट जैसा ही उसका साइज होना चाहिए। तो उसके लिए ये लॉ बनाया गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बॉडी पॉइंट साइज की हो, साइज छोटा बड़ा ऐसा हो सकता है। अगर वैसा होगा तो हम इसके बेसिस पर उसके लिए यानी उस चार्ज बॉडी के लिए अलग से एक फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन वो बेसिस किस पर होगा, इस पर बेस्ड होगा, वो पॉइंट चार्ज पर बेस्ड होगा। ओके, तो ये उन्होंने बनाया F इज प्रोपोर्शनेट टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ वी वांटेड टू मेक इट F इज इक्वल टू, पुट ए कांस्टेंट देयर। ओके, लेट्स पुट दिस कूलम्स कांस्टेंट C q1 q2 upon r square. This C is Coulomb's constant
ओके, इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई एंड दिस कूलम्स कांस्टेंट हैड ए वैल्यू ऑफ 9 into 10 to the power 9 यूनिट्स। फॉर फ्री स्पेस। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई कि ये जो फोर्स लगता है ये दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इनके बीच में एयर है, कुछ फोर्स लग रहा है। फिर से एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इनके बीच में हमने पेपर डाल दिया, पेपर पूरा भरा हुआ है, तो हम क्या देखते हैं, फोर्स डिफरेंट हो गया, कम हो गया फोर्स। फिर से एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इनके बीच में हमने एस्बेस्टस डाल दिया, फोर्स डिफरेंट हो गया। इनके बीच में वाटर डाल दिया, फोर्स बहुत ही कम हो गया। इनके बीच में हमने मेटल का पीस डाल दिया, फोर्स जीरो हो गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उस मीडियम से फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। कौन से फोर्स पर? ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, क्योंकि कूलम ने इसका लॉ बनाया था तो इसको हम लोग कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। तो इस कूलम फोर्स पर मीडियम का इफेक्ट होता है और C की वैल्यू इस मीडियम पर डिपेंड करती है। और ये वाली जो C की वैल्यू है ये किसके लिए है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब कुछ नहीं। हमने ये देखा सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम डालने से लगेगा? आंसर है कुछ भी मत डालिए, वैक्यूम रखिए, उस समय फोर्स सबसे ज्यादा। हवा डाल दो, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, नॉट मच, पर बाकी जो हम मीडियम लगाते जाते हैं उसके कारण उसका फोर्स बहुत डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। सो दिस C डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ओके, ये फ्री स्पेस के लिए था। तो ये कूलम्स लॉ बना फॉर चार्जेस। अब ये जो C है, दिस कूलम्स कांस्टेंट मीडियम अलग अलग फोर्स अलाउ करता है। तो मीडियम के पास ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो कभी फोर्स को कम और कभी ज्यादा कर देता है? तो हम उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहते थे। तो मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाई, उसको ढूंढा गया, उसकी क्वालिटीज देखी गई और मीडियम की वो जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वो जो प्रॉपर्टी है, उसका नाम रखा गया परमिटिविटी। परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मीडियम की। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक हमको किस बारे में बताती है? ये कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि जब भी कोई दो चार्जेस हैं और उसके बीच का जो मीडियम है उसके कारण इनके फोर्स पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये इसको हम कैसे नापेंगे? तो हमने क्या किया, इसका मेजरमेंट इसका भी किया और इसका मेजरमेंट नंबर्स में किया, उसकी यूनिट्स बनाई और जो इसका मेजरमेंट किया गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक का, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन बनाया गया कि इसको फोर्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसे इस तरह से बनाया गया कि जिस मीडियम की परमिटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, वहां पर दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कम होगा। उल्टा, इनवर्स प्रोपोर्शनेट है। फिर से अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स कैसा है? कम। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो इसने अपने ये 1 2 3 4 5 और इसने भी 5, ये फोर्स लगाने के अपने टूल्स भेजे। रस्सी मानिए, हाथ मानिए, कुछ भी मानिए, ये 5 टूल्स हैं।
और फोर्स लगा कितना 5। अब इनके बीच में है मीडियम, यहां से इसने 5 भेजे फोर्स लगाने के लिए, मीडियम ने 3 को अपने बीच समेट लिया। कितने जाने दिए 2, इधर से भी कितने जाने दिए 2। तो हम क्या देखते हैं कि पहले जो फोर्स 5 न्यूटन लग रहा था अब कितना लग रहा है 2 न्यूटन, फोर्स कम हो गया। हम क्या बोलेंगे, मीडियम ने परमिट नहीं किया, या नहीं किया नहीं कहेंगे, मीडियम ने ये 3 को अपने बीच एब्जॉर्ब करना परमिट कर दिया। कितना परमिट किया उसने 3। क्या परमिट किया, इसी में समा जाएगा, मीडियम में कम हो जाएगा। तो फोर्स कितने पे लगा 2 के कारण। दूसरे मीडियम के पास गए, वहां पे हमने 2 चार्ज को रखा और उसकी परमिटिविटी थी 1। पहले वाले की परमिटिविटी कितनी थी 3, दूसरे की परमिटिविटी कितनी है 1। अब ये पांचों ऐसे चले तो ये कितने को एब्जॉर्ब कर लेगा 1 को, और फोर्स कितना लगा 4। तो परमिटिविटी 1, फोर्स कैसा हो गया 4, ज्यादा हो गया फोर्स। फिर तीसरे के पास गए, उसकी परमिटिविटी 4 थी, ये 5 निकले, कितने को उसने एब्जॉर्ब कर लिया 4 को, और फोर्स सिर्फ कितना लगा 1। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे परमिटिविटी इंक्रीज होती है उतने फोर्स लगाने के उसके टूल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये परमिटिविटी होती है। तो थोड़ा कुछ सेंस बनता है। परमिटिविटी का ये मतलब नहीं है कि फोर्स उतने गुना बढ़ जाएगा, जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके जो इलेक्ट्रिकल पावर है उस इलेक्ट्रिकल पावर को उतना वीक कर देगा। ये परमिटिविटी होती है। अब इस परमिटिविटी को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हम इसको एक्सप्रेस नंबर्स में करते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट। और ये परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम की। ओके, तो इस परमिटिविटी को हमने नाम दिया, इसको नाम दिया एप्सिलॉन। ओके, ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है और इसके कारण फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। अब फोर्स का हमको रिलेशन मालूम है, फोर्स का रिलेशन हमको पता है, इसमें ये कूलम कांस्टेंट, ये क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट विच चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अब मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी इसको इफेक्ट कर रही है, दैट इज परमिटिविटी। दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, परमिटिविटी से। तो इसका परमिटिविटी से क्या रिलेशन है ये निकाला, एंड दिस रिलेशन इज C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो ये कूलम्स कांस्टेंट और परमिटिविटी, ये इनका आपस में रिलेशन है। अब इस परमिटिविटी को जब हमने कैलकुलेट किया, C की हेल्प से ही कैलकुलेट किया, इसकी हेल्प से कैलकुलेट किया, यहाँ C की वैल्यू रखी, 4 पाई को इधर ले गए, एंड उसको जब कैलकुलेशन करके देखा तो फ्री स्पेस के लिए जिसके लिए C की वैल्यू उतनी है उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमको मिली 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। अब हर मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती थी। मोस्टली हम जो अपनी कैलकुलेशन करते हैं या जो चार्जेस हमको मिलते हैं ओपन स्पेस में, फ्री स्पेस में मिलते हैं। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसकी हमने एक अलग वैल्यू, उसका एक अलग सिंबल बना लिया। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसका सिंबल बनाने के लिए हमने इसमें नॉट लगा दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज ए नॉट। नॉट का मतलब होता है जीरो। जीरो को इंग्लिश में नॉट कहते हैं, और नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, वैक्यूम, जिसको हिंदी में शून्य कहते हैं, ये नॉट होता है। तो शून्य यानी फ्री स्पेस की एप्सिलॉन
परमिटिविटी की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होती है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, इस फॉर्मूले को अब हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने कौन सी लैंग्वेज यूज की, परमिटिविटी की। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बना, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। C किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन। नॉट क्यों लगा दिया, इट इज फॉर फ्री स्पेस, फोर्स इन द फ्री स्पेस। ये सबसे ज्यादा फोर्स होता है और इसी से फिर हम आगे कंपेयर करके दूसरे मीडियम के लिए फोर्सेस निकाला करेंगे। सो दिस इज स्टैंडर्ड कूलम्स लॉ where we know the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10⁹। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और, C का यूनिट क्या होगा या एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा। अगर हमको इनके यूनिट निकालने हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका यूनिट किस तरह से निकल सकता है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आइए। हमने डिसाइड किया कि Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम को रिस्पेक्ट के लिए हमने इस चार्ज का यूनिट क्या बनाया, कूलम। ओके, कूलम इसका यूनिट बनाया, तो ये भी कूलम में है और ये भी कूलम में है। सो कूलम इज कूलम स्क्वायर। इसको यहां ले आइए। अब C का यूनिट बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट आ गया। तो ये C, इसका C का यूनिट यहां लिख देते हैं, दिस इज यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, C का। ओके, अगर ये C का यूनिट है तो E का यूनिट क्या होगा। E, ये देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो E का यूनिट हमें क्या लिखना चाहिए, इसको ही उल्टा कर दीजिए, E इधर C इधर, तो ये क्या हो जाएगा, पहले पॉजिटिव, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, वेरी गुड, पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, परमिटिविटी, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और C कूलम्स कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। ये इनके बारे में हो गया। अब जब हम मीडियम बदलते हैं तब क्या होता है, उसके लिए देखिए, जब हमने मीडियम बदला तो उसके लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग हो जाती, दूसरे मीडियम में फोर्स कम या ज्यादा लगता है। तो अगर हम इसको कहेंगे फोर्स इन फ्री स्पेस F नॉट, तो फोर्स इन द मीडियम, फोर्स इन द मीडियम ये कितना हो जाएगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, फोर्स मीडियम, दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसके लिए, मीडियम। ठीक है, फोर्स चार्ज के बीच में क्या रखा, मीडियम, इसलिए एप्सिलॉन भी किसका लेना, मीडियम का, राइट। ये आ गया। अब फोर्स इन फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. Therefore, force in the free space divided by force in the medium is equal to this upon this. That is permittivity of the medium divided by permittivity of free space. लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं फोर्स ऑफ मीडियम निकालने के, तो दोनों को रिवर्स कर देते हैं।
ये हमको एक रेशियो मिला, ये रेशियो जो है अब फोर्स इन द मीडियम किसके बराबर होगा? फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू दिस रेशियो इनटू फोर्स इन द फ्री स्पेस। ये अब इस रेशियो का हम एक नाम रखना चाहते थे ताकि फोर्स इन द फ्री स्पेस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए? फोर्स इन द मीडियम, ये हमको मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया। हाँ, एक क्वांटिटी जो ये वाली क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, इसका हमने नाम रखा रेशियो ऑफ परमिटिविटीज। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम टू परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, और इसको हमने लिखा ER, which stands for relative permittivity. Relative permittivity, ER। अब इस ER को देखिए, relative permittivity। Relative permittivity is equal to EM upon E naught, therefore एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका नाम अभी अभी हमने क्या रखा? रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन दिखाता है। तो EM इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दिस इज ER मल्टीप्लाइड बाय E नॉट, ये ऐसा आ गया। ओके, ये रिलेशन हमने याद कर लिया। अब हमको 1/4πε0 की वैल्यू मालूम है, 9 × 10⁹ इस परमिटिविटी में कुछ यूनिट होता है, इसमें भी यूनिट होता है। अब इसको लिखने का, फोर्स इन ए मीडियम, इसको लिखने का एक दूसरा और ज़्यादा इजी तरीका देखिए। कूलम्स फोर्स with a medium is equal to Q1 Q2 upon R square 1/4 pi। अब ये जो EM है, EM को हम ऐसा लिख देते, तो ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये E नॉट और ये ER। अब ये देखिए, फोर्स इन द फ्री स्पेस कितना था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके साथ हमने सिर्फ क्या लगाया? ER। ये ER क्या दिखाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये किसकी रिलेटिव परमिटिविटी है? तो देखिए, जब हम मीडियम नंबर 1 लेंगे तो ये ER उस मीडियम की होगी। सपोज वी हैव टेकन हियर प्लास्टिक, तो ये क्या हो जाएगा? ER फॉर प्लास्टिक। अगर हमने यहाँ पेपर लिया, ER फॉर पेपर। ER फॉर, यहाँ हमने वाटर लिया तो ER फॉर वाटर। इस तरह से हम हर मीडियम के लिए एक ER की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ER की वैल्यू हर मीडियम के लिए जो निकलेगी उसका यूनिट क्या होगा? तो आंसर है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ए रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज। अगर रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और इसीलिए इसका हमको बेनिफिट होता है। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ER? इट हैज नो यूनिट्स, इट इज ओनली ए कंपैरिजन। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एक मेटल है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी 10 है, तो हमको 10 के साथ यूनिट नहीं बताना पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स व्हाट? हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन द वाटर, पानी से कितने गुना भारी है, बस। अब 10 गुना भारी है तो पानी केजी में है या पाउंड्स में है, वी नीड नॉट नो। वैसे ही यहाँ पर भी ER becomes a simple number. That is why we use and we promote this formula for Coulomb's force. तो अब से हम Coulomb force को ऐसा लिखा करेंगे, this ER, that is relative permittivity for free space, is
ER for free space is 1. क्या मतलब? यहां अगर फ्री स्पेस है तो ये भी फ्री स्पेस है. फ्री स्पेस अपॉन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1. तो ER की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या मानी जाएगी? 1. ठीक. अब उसके बाद एक और चीज देखिए, रिलेशन. यहां पर ये रिलेशन आपको दिख रहा है, ये E0 अपॉन EM, ये ER का उल्टा है, 1 अपॉन ER, 1 अपॉन ER. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब? Force in the medium is equal to force in the free space divided by ER. अच्छा, इसी को और टर्न करते हैं. ER is equal to, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, force in the free space divided by force in the medium. ये एक चीज है जिसने हेल्प की हमको समझने में. दो चार्जेस को हमने रखा फ्री स्पेस में, उनके बीच का फोर्स देख लिया, वो क्या है? FO. अब इसके बीच में हमने वाटर डाल दिया, फिर से इनके बीच का फोर्स देखा, उसको यहां लिख लिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया? ER फॉर वाटर. ER फॉर वाटर. इस तरह से वाटर को हटाया, उसकी जगह हमने पॉलीथीन भर दिया. अब क्या मिल गया? ER फॉर पॉलीथीन. इस तरह से हर चीज की रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज ए मेजरेबल क्वांटिटी. फोर्स को नापा जा सकता है, इस तरह से ER को भी नापा जा सकता है. अब इसको प्रैक्टिकली करके देखा. जब प्रैक्टिकली करके देखा तो हमने क्या देखा कि कोई भी मीडियम हम डालें, एनी मीडियम, फोर्स हमेशा उसका इससे कम होता है. मीडियम डालने से हमेशा फोर्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो उसको हमने नोट कर लिया. विद मीडियम फोर्स ऑलवेज डिक्रीज. ये अब इससे क्या पता लगा? देयरफॉर ER is always greater than 1. Is always greater than 1. और अगर फ्री स्पेस और फ्री स्पेस है तो इक्वल टू 1. यानी इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? इट इज इक्वल और मोर देन 1. इक्वल सिर्फ किसके लिए? फ्री स्पेस के अपने लिए. और बाकी सब चीजों के लिए कैसी होगी? ऑलवेज मोर देन 1. इसीलिए अगर कहीं ER की वैल्यू लेस देन 1 दिख रही हो, दैट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे आपको बताया गया कि देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी गिवन हियर अंडर, फाइंड आउट विच इज नॉट पॉसिबल. एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 6, एक वैल्यू है 0.5 और एक वैल्यू है 4. तो कौन सी गलत है? 0.5, बिकॉज इट इज नेवर लेस देन 1. इसी तरह से इसकी वैल्यू, हाँ, ओके. सो दिस इज ER, और इससे हमको ये फोर्स का पता लगता है. एंड इट हैज नो यूनिट. अब आगे जाके हमने एक और चीज पढ़ी, दैट वाज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये हमने कैपेसिटर्स के चैप्टर में जाके आगे पढ़ना है, जब हम इंसुलेटर्स यानी डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स है, 2 चार्ज प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अगर हमने इसके बीच में मीडियम डाल दिया तो ये फोर्स कम हो जाता है. जितने गुना कम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वहां पर हमने क्या स्टडी किया? डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक. डाइलेक्ट्रिक क्या है? इट इज ए इंसुलेशन which is kept between 2 metal plates and the metal plates are given charge. तो ये डाइलेक्ट्रिक के कारण उसका फोर्स कम हो जाता है. तो हमने क्या किया, जब फोर्स देखा विदाउट एनी मीडियम, फिर हमने देखा फोर्स विथ मीडियम जो कि कम हो गया.
इन दोनों का रेशियो लिया और इसका नाम हमने रखा K, और इस K का पूरा नाम क्या था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक मींस इंसुलेटर्स। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे और परमिटिविटी पढ़ रहे थे तो यही फॉर्मूला हमको किसका मिला था? ये फॉर्मूला हमको ये इसका मिला, ER का, ये ER FO अपॉन FM, और यही फॉर्मूला किसका है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ज्यादा कौन सा यूज होता है? तो प्रैक्टिस में हमने देखा कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक, उसकी प्रॉपर्टीज ये ज्यादा यूज होती हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ज्यादा यूज करते हैं, और दोनों की वैल्यू एक ही होती है। सो वी रिमेंबर हेंस फोर्थ, आगे के लिए याद रखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला बना फाइनल, ये इसका एक फॉर्मेट हम अब इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? K। व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस K। तो अब से हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया? Where K is dielectric constant and we understand that this dielectric constant is same as relative permittivity, which is ratio of the forces. Correct? Okay. तो अब हमने याद कर लिया that force of the medium and force of free space, इनका आपस का रिलेशन। फोर्स अपॉन मीडियम, फोर्स ऑफ मीडियम निकालना है तो FO में ER से डिवाइड किया जाएगा या K से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। और फोर्स इन द फ्री स्पेस निकालना है तो मीडियम में जो फोर्स है उसमें K से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है? तो आंसर है कूलम्स लॉ फोर्स के बारे में बताता है, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है, दिस इज रिलेटेड टू ओनली क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये हमको डायरेक्शन भी दिखाएगा, दैट वी विल नो एज vector form of Coulomb's law. So now we will see vector form of Coulomb's law.